Hello and welcome to Civils with Akash and welcome to PYQ to AIR सीरीज। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आज हम करने वाले हैं 2024 का एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया। डिस्कस वेरियस मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिवर वाटर में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया के अंदर। आप उसके से रिलेटेड कुछ मिटिगेशन मेजर्स बताइए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और साथ साथ गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है आप वो भी बताइए। देखिए, अभी एक 10 मार्क क्वेश्चन है। आपको एक बात समझनी है, जब भी आप कोई भी मेंस के क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। मेंस के क्वेश्चन के अंदर कुछ होती हैं एक्सप्लिसिटली आस्क्ड चीज़ें जो कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछी गई हैं, और दूसरी होती हैं इम्प्लिसिटली आस्क्ड जो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी गई हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके पीछे कोई कारण होगा जिसकी वजह से वो पूछा गया है, या फिर क्वेश्चन से पहले यूपीएससी ने कोई जनरल स्टेटमेंट थ्रो की है, आपको उसे भी एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर बात करें तो स्टेटमेंट पहली क्या है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया। मतलब हमें क्वेश्चन एड्रेस करने से पहले ये वाली स्टेटमेंट भी एड्रेस करनी है कि कैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन हो, आपने इम्प्लिसिट चीज़ें अगर एड्रेस नहीं करी तो आप कहीं ना कहीं वो जो 1 मार्क का जो एज है, जो एडवांटेज है, वो आप खो देंगे। अब यहाँ पर आप आंसर देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए। ऐसा क्वेश्चन है तो आपको डेटा जो है, डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन जो है वो नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज पर CPCB रिपोर्ट 46% ऑफ 603 इंडियन रिवर्स आर पोल्यूटेड बेस्ड ऑन द इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कह रहे 603 इंडियन रिवर्स में से 46% जो हैं वो ऑलरेडी पोल्यूटेड है बेस्ड अपॉन देयर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और उसका कारण क्या है? अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, मतलब इंडस्ट्री से जो भी गंदगी पानी के अंदर अनट्रीटेड बहा दी जाती है, उसकी वजह से ये हमारे देश की नदियों का हाल हुआ है। मूविंग ऑन, अब आप नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने आपकी इम्प्लिसिट चीज़ को एड्रेस किया है जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई भी आप इम्प्लिसिट चीज़ एड्रेस करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछा हुआ है ना, उसका स्पेस नहीं खाना है। आपको ये एड्रेस करना है एक आधे एक्स्ट्रा एज मार्क के लिए, ना कि आप पूरा का पूरा पेज भर रहे हैं इस वाली चीज़ को एड्रेस करने के लिए। नहीं तो 10 मार्क है, 2 साइड्स हैं, जो 2 सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं उसके लिए तो स्पेस ही नहीं बचेगी। वो वाली चीज आपने नहीं करनी। देखें, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू भाई कैसे है? सबसे पहले क्या होगा भाई, जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज है ना वो हमारे कंटामिनेट हो जाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल आज ही भी न्यूज़ में चलता रहता है यमुना का, दिल्ली के अंदर है ना। वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हमें देखने को मिलती है, पानी रुका रहता है, गंदगी रुक जाती है उसके ऊपर, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, मलेरिया होगा, डेंगू हो जाएगा, ये सब कुछ। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड डिटीरियोरेशन, वही पानी जब एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जाएगा तो हमारी जो सॉइल है वो कंटामिनेट होएगी, क्रॉप्स के लिए वो फर्टिलिटी नहीं रहेगी। पंजाब के अंदर जो टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री है ना, उससे जितना भी वो एफ्लुएंट आता है, पानी के अंदर जो पोल्यूशन बहाया जाता है, वो सतलुज नदी में देखा गया। लास्ट मैंने क्या लिखा है? इकोनॉमिक लॉसेज टू द फिशिंग कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमारी कंट्री में, स्पेसिफिकली साउथ की बात की जाए, जैसे कि केरला हो गया, वो लोग ज़्यादा फिशिंग पे डिपेंडेंट हैं, उन लोगों की इकोनॉमिक लॉसेज भी देखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल है छलियार रिवर इन केरला। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको लग सकता है कि भाई यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और है मेरे पास, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये इम्प्लिसिट चीज़ है, ये पूछा नहीं है। यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट थ्रो की थी जिसका मुझे बस एक बेसिक सा जवाब देना था। यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, पूरा पेज वेस्ट नहीं करेंगे आप इसके ऊपर। मूविंग ऑन,
आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई सबसे पहले मिटिगेशन मेजर्स बता दो कि कैसे इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के साथ हम डील कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, हमेशा जब भी आपने पॉइंट जनरेशन करनी है, अगर आपको लगता है कि आपसे पॉइंट्स जनरेट नहीं करे जा रहे हैं, तो आपने जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में पॉइंट्स जनरेट करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप। जब हम बिल्कुल फ्रेशर होते हैं आंसर राइटिंग में, तब हम ये चीज़ सिखाते हैं कि भाई आप अपने दिमाग में सब्जेक्ट उठाइए, जैसे सबसे पहले पॉलिटी, फिर गवर्नेंस, फिर इकोनॉमिक्स। उसके बेसिस पे जब आप पॉइंट जनरेशन करेंगे, आपके पास आराम से 5 से 7 पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो आपके लिए यही होना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ अगर हमें अपने देश में डील करनी है ना, कोई भी प्रॉब्लम, वो सोशल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, XYZ कुछ भी, सबसे पहले आप क्या लॉ सुधारोगे, है ना। वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई सबसे पहले जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लॉज बनाइए, आप प्लीज़ उसका स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट कीजिए, उसको ढंग से अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसने हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ये चीज़। मूविंग ऑन, आगे देखो और क्या पॉइंट्स लिखे हैं। सेकेंड, मैंने बोला कि भाई अब रिवर वाटर की बात हो रही है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की इंस्टॉलेशन करो और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम इंस्टॉल तो कर देते हैं, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, हम क्या करते हैं, इंस्टॉल तो कर देते हैं, लेकिन नई नई फैक्ट्रीज, नया नया अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट होता रहता है, इसकी जो कैपेसिटी है इनको ट्रीट करने की, वो हम बढ़ाते नहीं है, तो हमने पर्पस ही फेल कर दिया। तो आप इंस्टॉल भी करिए और टाइम टू टाइम कैपेसिटी भी इंक्रीज करिए इनकी। फॉर एग्जांपल, तिरुपुर तमिलनाडु में टेक्सटाइल सेक्टर ने ये किया था और बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट मिला। थर्ड क्या है कि जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर या फैक्ट्रीज अगर अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस कर रही हैं, उसे फॉलो कर रही हैं, आप उन्हें प्लीज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दें, है ना। फॉर एग्जांपल, हमारी जो स्कीम चलती है पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, अगर आपको पता है पैट स्कीम के बारे में, अपने प्रीलिम्स में ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पैट के बारे में प्लीज़ बताइए मुझे। मूविंग ऑन, अब अच्छा, अब देखो हमने पॉलिटी कर लिया भाई, ठीक है, हमने इसको ट्रीटमेंट प्लान भी लगा दिए, इकोनॉमिक्स से भी पता कर लिया। देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों का अगर माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर तो नदियों की बात हो रही है, आपने देखा होगा सरकार ने जो भी आपकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि अर्बनाइज्ड एरिया से गुजरती हैं, दोनों तरफ बैरिगेटिंग की हुई है, ताकि आप रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो भी आप सामान नदी में बहाने जाते हैं, आप वो ना करें। इतने सारे NGOs काम करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हटते नहीं हैं और ऊपर से फेंक देते हैं उसके नदियों के अंदर, जो कि नुकसान करता है। इसीलिए कोई भी सोशल लीवल हो, आप देखो रेप्स वगैरह की बात होती है, डाउरी की अभी इतनी न्यूज़ में बात चल रही है, तो हमें एक बात समझ में आती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन दिस पॉइंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, साबरमती रिवर में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया था, इसी के कारण गंगा उत्सव मनाया जाता है। देयर आर ट्रेंड पर्सनल्स नोन एज गंगा पहाड़ीज, ठीक है, जो कि साफ सफाई के लिए काम करते हैं। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दे लो, है ना। उससे क्या होगा, एक टेक्नोलॉजी है हाई रेट ट्रांस इवेपोरेशन सिस्टम, उससे क्या होता है, जो लिक्विड डिस्चार्ज है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो बचा हुआ सीवेज, जो रेजिड्यू बच जाता है ना, उसके लिए आपको अच्छा वाला ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो एड्रेस करेंगे, जो बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है, वो बताओ। देखो, सबसे पहले सरकार ने बनाए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं पोल्यूशन लेवल्स को। फिर सरकार ने नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई हुई है। सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, जैसे कि अमृत 2.0 हो गया, स्मार्ट सिटी, अर्बन मिशन। यहाँ पे बात हो रही है कि अब अर्बन जो टैप वाटर है उसको थोड़ा सा, NGT, हमें पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, काफ़ी बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है NGT पे, ठीक है। इसने क्या किया था, NGT ने मैंडेट किया था कि भाई 123 इंडस्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि उन्होंने अच्छे से कंप्लायंस नहीं किया है जो आपकी पॉलिसीज़ हैं। देन देयर इज़ नमामि गंगे प्रोग्राम, यहाँ पे बोला गया था कि जो गंगा है, गंगा के घाट हैं जो भी UP वगैरह इलाकों से निकलती है, वहाँ पर आप प्लीज़ 150 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs लगाएं। अभी भी जब आप यमुना की बात, जब भी आप यमुना पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, आपने देखा होगा जो सरकार का जो प्रपोजल है जिसमें यमुना साफ करने की बात हो रही है, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी
जो है वो अपग्रेड करनी है। बाकी जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट आ रहा है वो तो है ही है, जैसे वजीराबाद ड्रेन वगैरह से, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। नेक्स्ट देखो, सरकार ने एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया फॉर रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर, है ना। सर्कुलर इकोनॉमी में आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखा होगा, वैसा ही एक सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बात की जाती है कि जो भाई ट्रीटेड वाटर है आप उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन एड्रेस कर दिया, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों चीज़ें। अब आ जाओ सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन हमेशा, जो कंक्लूजन है आपने हमेशा ही पॉजिटिव देना है, फ्यूचरिस्टिक देना है, रैंट नहीं करना है प्रॉब्लम के बारे में। देयरफॉर कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हाईलाइटेड बाय मिहिर शाह कमिटी विल हेल्प अस टू अचीव SDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखिए मैंने कितना अच्छा ब्लेंड बनाया है, एक तो यहाँ पर इंटरनेशनल उठा लिया और यहाँ पर उठा ली मैंने एक कमिटी, मिहिर शाह कमिटी, जिसने बोला था कि भाई कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए अगर आपको ये रिवर वाटर का ये पूरा जो है साफ सफाई इसको मेंटेन करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 का। What role do environmental NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment outcomes for major projects in India? Cite your examples with ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जो इन्वायरमेंटल एनजीओज हैं और जो एक्टिविस्ट्स हैं उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखो पहले होता क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर लगता है किसी इको सेंसिटिव जोन में या फिर किसी ऐसे एरिया में जिसका एप्रीहेंसिवनेस ये है कि वो बायोडाइवर्सिटी पे, क्लाइमेट पे या फिर हमारे धरती के इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालेगा, तो वो प्रोजेक्ट लगने से पहले आप एक प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं जिसे बोलते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसको आप असेस करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एनवायरमेंटल एनजीओ और एक्टिविस्ट जो हैं उसका जो हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के जो आउटकम्स हैं उसमें कितना योगदान है, कितना उनका जो है कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ उन्होंने बोला है कि भाई एग्जाम्पल्स भी बता दो विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखो जो यहाँ तक वाला सवाल है ना, जहाँ पर एनजीओज की बात की गई, दैट इज फाइन। अब जहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स बोल दिया ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जनरल एनालिटिकल पॉइंट्स आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल वो भी डिटेल में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन क्या दिया है कि वर्ल्ड टुडे इज इकोनॉमिकली रिचर एंड एनवायरमेंटली पुअरर देन एवर। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम डेवलपमेंट तो करते जा रहे हैं लेकिन एनवायरमेंटली और पुअर होते जा रहे हैं। अब यमुना का हाल देख लो, अरावली पे बवाल हुआ, ठीक है, दिल्ली के पोल्यूशन की बात कर लो, अब जहाँ देखे वेस्टर्न घाट्स पे देख लिया आप, हर जगह प्रॉब्लम। एनवायरमेंटली पुअरर देन एवर फॉर विच indispensable watchdogs and force multiplier like environmental NGOs are must for sustainable development। अगर हमें इसको, ये जो मैंने कोट लिखा है, अगर हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स करना है या फिर बेटर सिचुएशन में लाना है तो हमारे लिए कुछ वॉचडॉग्स का होना बड़ा ज़रूरी है जो डेवलपमेंट नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है जो बता रहा है कि इन्वायरमेंटल एनजीओज काम कैसे करते हैं। देखो उनके हर इन्वायरमेंटल एनजीओ का, जैसे कोई ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, वट एवर, एमनेस्टी है, उनके कुछ मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो सोसाइटी के अंदर या फिर अपने एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको एसेस करके जो है बेसिकली एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को एक्शंस लेते हैं। और एक्शंस क्या होते हैं एनजीओज के, तो आप थोड़ा सा आपने अगर अवेयरनेस भी लगाई होगी, सबसे पहले क्या करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स, है ना, लोगों को जागरूक करो। फिर पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए पब्लिक को मोबिलाइज करते हैं, ट्राइबल्स को मोबिलाइज करते हैं कि आओ भाई आप ज्वाइन करो। और PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी जो है वो फाइल कर देते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल एनजीओज। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन से डील कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल एनजीओज का क्या रोल है। इन्वायरमेंटल एनजीओ सबसे पहले देखो क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा अवेयरनेस भी लगाते तो भी आपको पॉइंट पता होता। देखो एक बात समझो, मेंस के अंदर डेटा और एग्जाम्पल्स
डेटा और एग्जाम्पल्स याद करने वाली चीज़ है, पॉइंट्स याद करने वाली चीज़ नहीं है। पॉइंट्स अगर आप याद करने बैठेंगे तो मेंस की पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आपने क्या करना है, एनालिटिकल माइंडसेट को एक्टिव करना है, तो जाके आप पॉइंट जनरेशन कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स आप न्यूज़पेपर से ओवर द ईयर जो भी आपने पढ़ा है उससे आप अप्लाई कर पाएंगे, बट एनालिटिकल माइंडसेट आपको एक्टिव करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, पब्लिक अवेयरनेस रेज करना, पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। फॉर एग्जांपल वेदांता का एक बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट था ओडिशा के अंदर। इस एनजीओ ने मोबिलाइज ट्राइबल्स को मोबिलाइज किया था, ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, एडवोकेसी एंड लीगल इंटरवेंशन। बहुत बार एनजीओज जो थोड़े से जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा नाम होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके लिए लीगल इंटरवेंशंस भी कर देते हैं। ठीक है, देखें एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट ग्रुप्स कल्पवृक्ष एंड वन शक्ति फाइल्ड पीआईएल अगेंस्ट प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये भी कर देते हैं कभी कभार। जस्ट सेकेंड, हाँ जी, तो ये कल्पवृक्ष और वन शक्ति जैसे जो ग्रुप्स हैं, जो एनजीओज हैं, वो पीआईएल भी फाइल कर देते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स लगे थे। देखो वेस्टर्न घाट्स जो है वो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच जगह है ना, तो इसीलिए ये वाले जो ग्रुप्स हैं वो पीआईएल भी फाइल कर देते हैं। थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ ईआईए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मॉनिटर करना और इंडिपेंडेंटली भी खुद से भी रिव्यू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस इंडिया है, उसने हाईलाइट किया था कि भाई जो मुंड्रा पोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ना थोड़ी डेफिशिएंसी है, कुछ कमियां हैं, उस पर प्लीज आप दोबारा ध्यान दीजिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, नेक्स्ट, कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कुछ एनजीओज ऐसी भी होती हैं जो खुद से भी कंडक्ट कर देती हैं इंडिपेंडेंट ईआईए। फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है, उसने जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसकी सबसे बड़ी एप्रीहेंसिव क्या थी कि पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जाएगा। ठीक है, ये इसी एनजीओ ने ये वाला थ्रेट जो है वो एक्सपोज किया था। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे देखें पॉइंट। साथ ही साथ ये एक्सपोज करते हैं कि कहीं पर भी अगर इन्वायरमेंटल वायलेशन हुई है, फॉर एग्जांपल एनजीओ एक्टिविज्म इन स्टरलाइट कॉपर प्लांट केस तमिलनाडु। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनलाइजिंग द लोकल एनवायरमेंटल कंसर्न। देखो अगर कोई ऐसी एनजीओ है जिसका से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे है, ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस है, तो कभी कभार वो लोकल इश्यूज़ को उठा के इंटरनेशनलाइज भी कर देते हैं। इसीलिए कभी कभार आपको गवर्नमेंट क्रैकडाउन देखने को मिलता है ऑन डिफरेंट एनजीओज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनलाइज कर दिया जाता है उस इवेंट को। फॉर एग्जाम्पल एमनेस्टी इंटरनेशनल एम्पलीफाइड न्यामगिरी इशू, न्यामगिरी हिल्स में वही बॉक्साइट माइनिंग की बात हो रही थी, इसने ये पूरा ग्लोबल लेवल पर इसे ले गए। अब देखो यहाँ पे आता है इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट, जहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछे गए विद फुल डिटेल्स। सबसे पहले सबसे फेमस न्यामगिरी बॉक्साइट माइनिंग का जो इशू था ओडिशा वाला, वो डील किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी अबाउट ट्राइबल राइट्स। ट्राइबल राइट्स, यहाँ पर क्या हुआ था, वेदांता का प्रोजेक्ट था उड़ीसा के अंदर, माइनिंग कॉर्पोरेशन, इन्होंने प्रपोज किया था कि भाई जो न्यामगिरी हिल्स है वहाँ पे हम बॉक्साइट की माइनिंग करते हैं। अब जो ये न्यामगिरी हिल्स है वो बड़ी सेक्रेड प्लेस थी फॉर डोंगरिया कोंध ट्राइब, पीवीटीजी है ये, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साइट थी। इसके अंदर जो एनजीओ इन्वॉल्व था एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऊपर भी लिखा है, ठीक है, विच एक्सपोज दैट ईआईए इग्नोर्ड द ट्राइबल एंड फॉरेस्ट राइट्स अलॉन्ग विद द कल्चरल सिग्निफिकेंस, कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ने जो ट्राइबल्स का हक है उसे इग्नोर कर दिया, फॉरेस्ट के ऊपर जो अधिकार है उसको इग्नोर कर दिया, कल्चरल सिग्निफिकेंस तो भूल ही जाओ कि फॉरेस्ट का कल्चरल सिग्निफिकेंस तो मेरे को लगता है बिल्कुल ही लास्ट में आप सोचते होंगे। सबसे पहले तो आपको हमेशा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ही याद आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है शेवेला बैनियंस केस तेलंगाना का। यहाँ पे जो आपकी NHAI है, हाईवे अथॉरिटी है, उसने प्रपोज किया था कि भाई एक्सपैंड करते हैं बिटवीन वारंगल एंड बीजापुर, थ्रेटनिंग द बैनियन ट्रीज। 1000 years old बैनियन ट्रीज को थ्रेट पहुंच रहा था यहाँ पे, और एक ग्रुप है शेवेला सिटीजन एक्शन ग्रुप, उन्होंने जो है
आपकी पेटिशन फाइल कर दी थी कि उन्होंने बोला था कि सिटीजन लेड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सिटीजन्स ही ध्यान नहीं देंगे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से, तो आप भूल जाओ। यहाँ पर अगेन आपको क्या हाईलाइट होता दिख रहा है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है। थर्ड है नर्मदा बचाओ आंदोलन, वेरी फेमस, आपने बचपन से पढ़ा होगा, बाय मेधा पाटकर। इन्होंने कंसर्न रेस किया था अबाउट फ्लॉड EIA रिजल्टिंग इन फोकस ऑन रिहैबिलिटेटिव मेजर। देखो नर्मदा के ऊपर डैम तो फिर भी बना था इस बचाओ आंदोलन के बावजूद भी, लेकिन उस वाले ये पूरे इवेंट से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि इसके बाद ना रिहैबिलिटेशन के ऊपर बात होने लग गई कि जो भी लोग रिप्लेस हो रहे हैं इस डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से, प्लीज़ सरकार का ये भी ड्यूटी है कि उनको रिहैबिलिटेशन अच्छे से दिया जाए। ठीक है। और लास्ट है बल्क ड्रग पार्क, हिमाचल प्रदेश। रोहित सिंह एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ड्रोन फुटेज यूज़ की थी इलीगल माइनिंग को एड्रेस करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, और इन्होंने अपील भी फाइल की थी बिफोर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। ये थे 4 केसेस। और अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, अगेन एनवायरमेंटल NGOs आर इंटरनल कॉग्स इन द व्हील ऑफ गुड गवर्नेंस। NGOs के लिए भी आप यहाँ पे अगर NGO हो तो आप ये इन्वायरमेंटल वर्ड हटा दो तो भी आप ये कंक्लूजन यूज कर सकते हो, इंटरनल कॉग इन व्हील ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप देख रहे होंगे कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक की तरफ जा रहा है या फिर बैलेंस्ड। कभी भी आप जो है बायस्ड कंक्लूजन नहीं देंगे और नेगेटिव भी नहीं देंगे, क्वेश्चन कितना ही नेगेटिव हो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 का एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, सीधा पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मरीन इकोसिस्टम। दूसरा सवाल, इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तीसरा सवाल। अब आप देखो 10 मार्कर में 3 सवाल पूछ लिए, मतलब हमें अच्छे से तीनों पार्ट्स इसके एड्रेस करने हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन, अगेन डेटाबेस दिया है ऑयल पोल्यूशन के बेसिस पे। मैंने बोला है कि देयर वाज एन एवरेज ऑफ 1.8 लार्ज ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर इंसिडेंट्स एवरी ईयर इन डिकेड फ्रॉम 2010 टू 2019, कि 2010 से लेके 2019 तक 1.8 लार्ज ऑयल स्पिल्स हुए थे टैंकर इंसिडेंट से हर साल। और 2022 में तो 4 ऐसे बड़े ऑयल स्पिल हुए थे जिसकी वजह से 700 मेट्रिक टन का ऑयल लीकेज हमारे समुद्र में हुआ था। ये मैंने थोड़ा डेटाबेस इंट्रो थ्रू किया। अब मैंने पहला पार्ट उठाया क्वेश्चन का, व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो इम्प्लिसिट चीज क्या, अगर पूछ रहा है व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, कुछ कारण भी तो होगा ना ऑयल पोल्यूशन का, बिना कारण के तो ऑयल पोल्यूशन नहीं हो रहा है। उसके बाद तो उसने सीधा इम्पैक्ट पूछ लिया। तो मैंने क्या किया है, ज्यादा स्पेस यूज ना करते हुए कारण भी बता दिए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले एक तरफ बता दिया ऑयल पोल्यूशन क्या होता है। भाई ऑयल पोल्यूशन होता है किसी भी ऑयल सब्सटेंस का, है ना, कोई भी ऑयल सब्सटेंस हो सकता है, आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, प्राइमरली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, ज़्यादातर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इनटू ओशंस, जिसका बड़ा ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है ऑन मरीन इकोसिस्टम और लॉन्ग लास्टिंग और सिवियर इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब देखो आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी, भाई नॉर्मल सी डेफिनेशन इंट्रो लिख दिया मैम ने। देखो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप बेतहाशा पढ़ेंगे मेंस के लिए, लेकिन आप ज़्यादा फैंसी चीज़ें याद करेंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे पेपर में प्रोड्यूस करना। डोंट मतलब फॉरगेट दैट environment is one part of GS3. Your GS3 consists of internal security, disaster management, science and tech, economy, agriculture, lot of parts. So just think about it. If you will learn too much from word to word definitions, see I'm not saying authentic definitions work very well for mains if you can remember them, बट आपकी भी एक सीमा है ना, आप एक सीमित तरीके से ही कुछ डेफिनेशंस याद कर सकते हो। जो ये ऐसी वाली डेफिनेशन है जैसे ऑयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये आप अपनी भाषा में जितना बेटर समझा पाएंगे उतना ज़्यादा रियल लगेगा और ऐसे रट्टा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको अगर नॉर्मल लग रहा है दैट इज़ फाइन। अब देखो दूसरी तरफ इम्प्लिसिट चीज़, ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं की है, सोर्स बता दिए हैं। भाई ऑयल पोल्यूशन पूछा तो कोई कारण भी होगा,
पहले लिख दिए नेचुरल सोर्सेज कि भाई नेचुरली कभी कभार ऑयल सीपेज हो जाता है, जैसे यूएस में कोल ऑयल पॉइंट सीप हुआ था वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, इरोजन की वजह से, जैसे असम बेसिन में है। देन देयर इज एंथ्रोपोजेनिक, मतलब इंसान ह्यूमन इंटरवेंशन के जो सोर्सेज हैं, जैसे ऑयल स्पिल, हम ऊपर ही हमने डेटा लिखा है कि भाई कितना ज़्यादा टैंकर्स की जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो वाले, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, फिर मरीन ट्रांसपोर्टेशन तो है ही। देखिए आपने, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, जहाँ मुझे एग्जाम्पल याद आया मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, जहाँ मुझे पॉइंट्स याद आए पॉइंट्स, क्योंकि ये पूछा नहीं है ना, ये तो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इम्प्लिसिट चीज़ बताई है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, जो पूछा गया था कि भाई मरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो तेल जाएगा पानी में तो केमिकल टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के अंदर बहुत सारे एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन हो गया, वो होते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर सेल्यूलर डिसरप्शन देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, फिजिकल स्मोदरिंग। इसमें क्या होता है ना कि जो एक्वेटिक जानवर होते हैं वो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक तेल में लिपट जाते हैं। ये चीज़ देखने को मिली एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल इन अलास्का, ये 1989 का एक इवेंट है। यहाँ पे क्या हुआ था कि मरीन क्रिएचर्स गॉट एनवेलप्ड इन द ऑयल, पूरे डूब ही गए ऑयल के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। वैसे इसका ना बहुत बड़ा खराब इम्पैक्ट बहुत होता है, इनके फेदर्स, बीक, आईज पूरा ऑयल के अंदर डूब जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जस्ट अ सेकेंड। मूविंग ऑन, देखें नेक्स्ट, देखें डेंजर टू मरीन लाइफ। ये तो मैंने आपको बता दिया, देखो उसी का सब्सिडरी पॉइंट है कि ऑयल जो है इनके गिल्स को कोट कर लेता है जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। फेदर्स को, जिसकी वजह से मोबिलिटी उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि 2010 में डीप वाटर होराइजन स्पिल हुआ था इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर एक और मरीन इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट क्या है, कोरल रीफ्स पे डैमेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ्स और कोस्टल हैबिटेट। जैसे कि इंडिया का जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड जो है मैंग्रोव्स वगैरह के, कोरल्स के, वो डिसरप्ट हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट 5th पॉइंट लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। ये तो होगा ही ऑब्वियसली, कैसे, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स, पानी के ऊपर एक तेल की सतह बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल्स ऑब्वियसली रिड्यूस होंगे। टॉक्सिक रेजिड्यू लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन, समुद्र के अंदर बहुत जगह डेड जोन्स बन जाते हैं जहाँ पे या तो एक्वेटिक लाइफ बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फूड चेन में डिसरप्शन तो होना ही है, क्यों, तेल अंदर जाएगा तो वो फूड वेब, फूड चेन में तो एंटर करेगा ही। एग्जाम्पल 2021 का रेड सी ऑयल स्पिल, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे पूछा गया है कि कैसे इंडिया के लिए हार्मफुल है। देखो बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, मुंबई का ऑयल स्पिल 2011 का। फिर कम्युनिटी के लाइवलीहुड पे, जैसे कि केरला वगैरह वाले एरियाज हैं जो कि फिशिंग वगैरह पे काफ़ी डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ऑयल स्पिल होता है जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम, मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कम्युनिटी लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एनोर ऑयल स्पिल चेन्नई 2017 में हुआ था ये, और केरला वाले फिशरमैन को इम्पैक्ट पड़ सकता है। टूरिज्म डिपेंडेंट कोस्टल इकोनॉमीज भी हैं हमारे पास, जैसे कि नैनीताल हो गया, गोवा हो गया, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि अपने कोस्टल इकोनॉमीज के लिए, जैसे हम बीच पे घूमने जाते हैं, ये सब। नैनीताल में एक ऑयल लीक हो गया था। देन देयर इज इम्पैक्ट ऑन फिशरीज, ठीक है, फिशेस के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ऑयल स्पिल फ्रॉम MV राग शिप नियर मुंबई, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, अगेन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और बेसिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन दिया है। द पाथ फॉरवर्ड, कि मतलब अगर इस पूरी प्रॉब्लम का आपने हल निकालना है तो कैसे है, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्ड रहिए, प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए, जैसे अगर आपने उसको प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, मारपोल कन्वेंशन एंड पार्टिसिपेशन। तो 3 P's, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड पार्टिसिपेशन। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपने आज कुछ लर्न किया होगा। आप कहीं कहीं पर स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके, इफ़ यू वांट कि आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, आप अपने लिए कलेक्ट भी कर सकते हैं, और ऐसे ही PYQs प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।